सभी देशवासियों को नमस्ते। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही खुशी और हर्ष का दिवस है कि पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मनाएगा। आइए, जो 21 जून को आयुष मंत्रालय के तरफ से जो योग का प्रोटोकॉल बनाया गया है उस अभ्यास को हम लोग करेंगे। और अभ्यास क्रम बिल्कुल जो प्रोटोकॉल है उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर बताऊँगा और आप इस अभ्यास को सीखेंगे और 21 जून को एक साथ सभी लोग करेंगे। प्रार्थना। ओम संगच्छध्वं संवतध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते। ओम शांति। आइए, सबसे पहले प्रोटोकॉल का अभ्यास में है ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया के अभ्यास को करने के लिए सावधान स्थिति में खड़े हो जाएंगे। हाथ आपके बिल्कुल सीधे और श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाना है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे। फिर श्वास भरते हुए गर्दन पीछे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे। इस अभ्यास को करने से हमारे कंधे शिथिल होते हैं और गर्दन के जो मांसपेशियां हैं वो आपके मजबूत होते हैं। इस अभ्यास को 3 बार करना है। इसके बाद ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का दूसरा अभ्यास, श्वास को बाहर निकालते हुए अपने राइट कंधे के पीछे से देखना है, पीछे की ओर। फिर श्वास लेते हुए आपको सामने आना है। फिर श्वास को बाहर निकालते हुए अपने लेफ्ट कंधे के पीछे देखें। फिर श्वास लेते हुए सामने। एक बार और करेंगे इस अभ्यास को। ग्रीवा शक्ति का तीसरा अभ्यास, श्वास को बाहर निकालते हुए ब्रीथ आउट करते हुए अपने राइट कान को राइट कंधे से लगाएंगे। फिर श्वास लेते हुए आप सीधे हो जाएं। फिर श्वास को बाहर निकालते हुए अपने लेफ्ट कंधे। फिर श्वास लेते हुए आप सामने आ जाएंगे। ग्रीवा शक्ति का अंतिम अभ्यास, चेन लॉक लगाएंगे। यहीं से श्वास लेते हुए घड़ी के दिशा में आपको घुमाना है। फिर श्वास लेते हुए आप गर्दन पीछे ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे। इसी अभ्यास को आपको 3 बार घड़ी के दिशा में घुमाना है और 3 बार उल्टा घुमाना है। इस अभ्यास को जो अधिक उम्र के लोग हैं उनको सर्वाइकल की जो समस्या है उस समय इनको करने से बचना चाहिए, या जिनको बीपी बढ़ा हो उनको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। इसके बाद है स्कंध संचालन। इसमें आपको दोनों पांव मिले हुए होंगे और श्वास को भरते हुए इनहेल करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। फिर श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे लेकर आएंगे। इस अभ्यास को 5 बार करना है।
इससे आपके कंधे के जो हड्डियां हैं वो मजबूत होंगे, मांसपेशियां आपके मजबूत होंगे। तो ये स्कंद शक्ति। अब इसके बाद इसका चालन क्रिया, दोनों हाथ इस तरह से ऊपर उठाएंगे और अपने कंधे पर रख लेंगे, अपने उंगलियों को दोनों कोहनी को आपस में मिलाएंगे और श्वास भरते हुए अंदर की ओर इसे ऊपर ले जाएंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे लेकर आएंगे। इस अभ्यास को करना है 5 बार। रीढ़ की हड्डी संबंधित जो समस्याएं हैं सर्वाइकल के पास, स्पॉन्डिलाइटिस, उसमें ये अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। अब इस अभ्यास को उल्टी दिशा में घुमाना है। कंधे का संचालन। इसके बाद अगला अभ्यास है कटी शक्ति विकासक क्रिया। कटी मीन्स कमर। इसके लिए थोड़ा सा पैरों में गैप देंगे, पैरों में थोड़ी दूरी बना कर रखेंगे, 1 से 1.5 फीट की दूरी, दोनों हाथ सामने। और जब आप श्वास लेंगे और पीछे को जाएंगे तो श्वास को बाहर निकालेंगे, फिर सामने आएंगे तो श्वास लेंगे, फिर दूसरे साइड पीछे जाएंगे तो श्वास को बाहर निकालेंगे। सामने आएंगे तो श्वास लेंगे, जब पीछे जाएंगे तो श्वास को बाहर निकालेंगे। इस अभ्यास को 5 बार राइट से, 5 बार लेफ्ट से आपको करना है। इसके बाद घुटना संचालन, घुटने का अभ्यास करना है। और घुटने का अभ्यास उन लोगों का नहीं करना जिनको बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस बढ़ा हो, उन लोगों को सावधानी से करना चाहिए। दोनों हाथ सामने और श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे बैठ जाएंगे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे। इससे घुटने के हड्डियां और कूल्हो इसकी मजबूती होती हैं और इससे संबंधित विकार आपके ठीक होते हैं। और नीचे आके रोकेंगे 1 2 3 4 5। ये अभ्यास वार्म अप के थे, कुछ अभ्यास जिससे आपके शरीर आसन करने के लायक तैयार हो जाए। अब आसन शुरू करेंगे। आसन, सबसे पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन को करने के लिए दोनों पाँव को मिला लेंगे, दोनों हाथ आपके सीधे। ताड़ के पेड़ के भांति शरीर की आकृति होने के कारण इस आसन का नाम ताड़ासन रखा गया है। ताड़ासन करने के लिए दोनों हाथ पहले सामने ले जाएंगे, दोनों हाथों को इस तरह आपस में उंगलियों को मिला लेंगे, दोनों हाथ ऊपर, और श्वास को अंदर भरेंगे और पंजों पर आ जाएंगे।
जिन लोगों को वेरिकोज की शिकायत है, चक्कर आती हो या हृदय संबंधित समस्याएं हो, उनको इस आसन को नहीं करना चाहिए और इसे 15 से 20 सेकंड तक आपको रोक कर रखना है। सामने देखना है, किसी एक पॉइंट को, किसी एक बिंदु को देखना है। शरीर सुदृढ़, मेरुदंड संबंधित और जो नाड़ियां हैं उसमें रक्त की संचार बहुत ही अच्छे से होता है और एक समय तक लंबाई के लिए बहुत ही उपयोगी है ताड़ासन। इसके बाद वृक्षासन। वृक्ष की भांति शरीर की आकृति होने के कारण इसका नाम वृक्षासन रखा गया है। वृक्षासन करने के लिए अपने सीधे पैर को उठाएंगे और अपने मूलाधार के बिल्कुल अंतिम यहाँ रखने का प्रयास और बिल्कुल सीधे। जिनको घुटने में ज़्यादा समस्या है, अर्थराइटिस बड़ा है, तो उनको नहीं करना चाहिए आसन, मोटापे वाले को। वृक्षासन ये तंत्रिका तंत्र को बहुत ही बैलेंस करता है। दोनों हाथ सामने और ऊपर ले जाएंगे, दृष्टि सामने आपकी होंगे। वापस आएंगे। पैरों के मांसपेशियों को ये मजबूत करता है और लिगामेंट को ये मजबूत करता है। आपके दूसरे तरफ से करना है। वृक्षासन। इसके बाद अगला आसन है पाद हस्तासन। पाद यानी पैर, हस्त यानी हाथ। तो हाथों को पैरों के पास ले जाना है और इसके लिए आप साइड में आ जाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और जिन लोगों को बीपी है, हर्निया की समस्या है, उन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। श्वास को बाहर निकालते हुए और बिल्कुल नीचे आ जाएं। श्वास लेते हुए वापस। पाद हस्तासन ये मेरुदंड को लचीला बनाता है, जठर अग्नि को एक्टिव करता है। आपके कब्ज की शिकायत नहीं रहती है। मासिक धर्म के संबंधित जो समस्याएं होते हैं महिलाओं को, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद करेंगे हम अर्ध चक्रासन। अर्ध मतलब आधा। इसमें दोनों हाथ आपके कमर के पीछे होंगे। श्वास भरेंगे और श्वास को रोक के रखना है। और इसे जिनको चक्कर आते हो उनको इस आसन को नहीं करना चाहिए, या जिनको बीपी बढ़ा हो। श्वास को भर के और कमर को आगे की ओर करेंगे और गर्दन पीछे। इससे आपके जो नाड़ियां हैं वो मजबूत होते हैं। कमर दर्द की समस्याएं आपकी समाप्त होती है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत उत्तम आसन है। इसके बाद करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के दोनों पैरों में गैप देंगे
दोनों पैरों में फासला, और राइट जो सीधे पैर है उसे बाहर की ओर 90 डिग्री कोण में, दोनों हाथों को कंधे के समांतर। इस आसन को करने से आपके पैर के तलवे मजबूत होते हैं। पिंडली, जंघा, ये मांसपेशियां आपके मजबूत होते हैं। ऊपर देखेंगे, जितना आप संभव हो उतना ही खींचें। जिनके पेट में सर्जरी हुआ हो 3 महीने तक इस आसन को नहीं करना है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर सीधे पैर, और अब दूसरी तरफ से। जिनका स्लिप डिस्क हो उनको भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। धीरे से वापस आ जाएंगे, और इसके बाद आसनों को हम बैठ कर करेंगे। इसके लिए आप इस तरह से बैठ जाएंगे और वज्रासन में बैठें, और साइड से आ जाएंगे दंडासन। और आप करेंगे भद्रासन। बैठ के आसनों के अभ्यास में पहला आसन है भद्रासन। भद्र कहते हैं सुदृढ़, इससे आपके शरीर मजबूत होते हैं, मानसिक स्थिति आपके मजबूत होते हैं। घुटने और जो हिप्स है, निस्तंभ है, उसके जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होते हैं, जोड़ स्वस्थ रहते हैं। उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको पुराना अर्थराइटिस है या सियाटिका पेन बढ़ा हो, उन लोगों को आसन नहीं करना चाहिए। इस तरह से आंखें बंद करके बिल्कुल सावधानी पूर्वक, बहुत एकाग्रता के साथ में आपको बैठना है। इसके बाद आपको वज्रासन, अगला आसन के रूप में वज्रासन है। आप वज्रासन में इस तरह से आ जाएंगे, दोनों घुटने आपके मिले हुए, हाथ आपके बिल्कुल थाई के ऊपर। वज्रासन करने से आपके जो जंघाएं हैं और आपके पिंडली, आपके पाचन शक्ति ये मजबूत होते हैं। मेरुदंड संबंधित जो समस्याएं वो नहीं होते हैं। वज्रासन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनका बवासीर बढ़ा हो या घुटने में दर्द हो, एड़ियों में चोट लगी हो, उन लोगों को वज्रासन नहीं करना चाहिए। इस आसन को लंच और डिनर के बाद भी किया जा सकता है। ये आसन है जो भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है। आप इसे करेंगे तो आपका पाचन क्रिया बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला आसन उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए आप घुटने के ऊपर खड़े हो जाएंगे और घुटने में 1 फुट की दूरी, दोनों हाथ सामने। और इसके 2 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास में आप अपने हाथों को कमर के पास रख लेंगे, श्वास भर के, और फिर आपको कमर को आगे करना है, गर्दन पीछे।
उष्ट्रासन का दूसरा अभ्यास, इसमें आप अपने हाथों को पंजे के पास ले जाएंगे। जिनको हर्निया है, अर्थराइटिस है, उन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। आँखों की दृष्टि में बहुत लाभदायक है। आपके फेफड़े मजबूत होते हैं इस आसन करने से। कमर दर्द, थायराइड, सर्वाइकल, इन सभी के लिए बहुत लाभदायक है। आ जाएंगे वापस। इसके बाद अगला आसन है शशांक आसन। जिन लोगों का पीठ में अधिक दर्द है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बीपी बढ़ा हो, उनको यह आसन बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, या तो वो ना करें। ये तनाव के लिए और जनन अंग, कब्ज, पाचन शक्ति को ये मजबूत करता है। इसमें के लिए थोड़ा घुटने में हल्का गैप देंगे। दोनों हाथ इस तरह से नीचे रखेंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आपको बिल्कुल आगे की ओर और अपने ठोड़ी को जमीन से लगा दें। श्वास को आप नॉर्मल रखेंगे। सामान्य गति से श्वास को चलने दें। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। और इसके बाद उत्तान मंडूकासन। इसके लिए वज्रासन में ही देखिए, जिनको पीठ में दर्द रहता है और जिनको गर्दन संबंधित समस्या है, पीठ के जो बीच के भाग हैं उनमें दर्द होता है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। आपके फेफड़े के कार्य करने की क्षमता इस आसन से बढ़ती है। उत्तान मंडूकासन, इसके लिए वज्रासन बैठेंगे और दोनों हाथ, एक हाथ सीधे वाला हाथ को लेफ्ट उल्टे वाले पुट्ठे के पास रखना है और ऊपर देखना है, जिससे आपके फेफड़े, आपके लंग्स पे पूरा खिंचाव पड़े। वापस आ जाएंगे। उत्तान मंडूकासन। उत्तान मतलब उठा हुआ, मंडूक के भांति, जब मंडूक मेंढक जब उल्टा हो जाता है उस भांति होने के कारण इसका नाम उत्तान मंडूकासन है। वक्रासन, वक्र मुड़ा हुआ, इसके लिए आप दंडासन में पहले आ जाएंगे। जिन लोगों को स्लिप डिस्क है या जिनको मासिक धर्म के संबंधित, इस आसन को नहीं करना चाहिए। और जिनके पेट में सर्जरी हुआ हो तो नहीं करना चाहिए। ये दंडासन में आ जाए पहले। और इसके बाद देखिए, पहले आप बाएं पैर को मोड़ लेंगे घुटने के पास, बायां हाथ पीछे, यह आसन आपके पेनक्रियाज को एक्टिव करता है और आपके मेरुदंड को लचीला बनाता है। यह आसन पीछे को देखना आपको। पहले हाथ को ऊपर वापस ले आएंगे और पैरों को सीधे कर लीजिए। इसी क्रम को दूसरे साइड से सीधे पैर को बेंड कीजिए, मोड़ लीजिए, सीधे हाथ पीछे और
बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास को बाहर निकालते हुए, और वक्रासन कब्ज के लिए और स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही अच्छा आसन। पहले गर्दन को वापस लाएं, हाथ को वापस ले आएंगे या पैरों को सीधे कर लेंगे, और इसके बाद आप मकरासन में लेट जाएंगे। अब इसके बाद पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसन मकरासन। इसके लिए दोनों पैरों को पीछे से खोल लेंगे और हाथों के ऊपर अपने फोरहेड को बिल्कुल आराम से लेट जाएंगे। जिसको बीपी जिनका लो रहता है, गर्भावस्था के समय में हृदय रोगी को इस आसन को नहीं करना चाहिए। कमर के नीचे के भाग के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इससे हड्डियां मजबूत होती है। चिंता और तनाव के प्रबंधन में बहुत ही लाभदायक है। जिनको ज़्यादा चिंता रहती है, तनाव रहता है, उन लोगों को ये आसन करना चाहिए, मकरासन। मगरमच्छ की भांति आपको लेटना है। इसके बाद वापस आ जाएंगे और भुजंग आसन। भुजंग कहते हैं सांप को। दोनों हाथ आपके छाती के बगल में, दोनों पैर मिले हुए, श्वास भरते हुए। पहला अभ्यास में आपको अपने कोहनी को जमीन से लगा कर रखना है। इस अभ्यास को करने से आपके कमर मजबूत होते हैं। पंद्रह से 20 सेकेंड तक रोकने के बाद धीरे धीरे आपको वापस आ जाना है। दूसरा अभ्यास आपको छाती के पास रखनी है। हर्निया और पेट में सर्जरी हुआ हो, अल्सर हो, तो उन लोगों की आसन नहीं करना चाहिए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे और इसे रोक कर रखेंगे। 15 से 20 गिनती तक आप इसे रोकें। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तनाव के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। जिनको तनाव रहता हो, और ये शरीर के वसा को भी घटाता है। श्वास नली को आपको बहुत ही अच्छा करता है। अगला अभ्यास, इसका नाम है शलभासन। हृदय रोगी, बीपी, जिनको पेप्टिक अल्सर है, उनको इस आसन को नहीं करना चाहिए। हर्निया वाले भी ना करें। सियाटिका के लिए और नितंब के लिए बहुत ही उत्तम आसन। श्वास भर के और दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। इसके बाद आप हाथ ऊपर ले जाएंगे और साइड से आप लेट जाएंगे।
पीठ के बल शवासन में। और पीठ के बल लेट के किए जाने वाला आसन सेतु बंद। सेतु एक ब्रिज को कहा जाता है। शरीर की आकृति ब्रिज के भांति होने के कारण इसका नाम सेतु बंद रखा गया है। इसके लिए दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, दोनों हाथ से अपने पैर के एंगल को पकड़ेंगे और श्वास भरेंगे, धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे अपने कमर को। कमर दर्द के लिए बहुत ही उत्तम आसन। पंद्रह से 20 गिनती तक आप इसे रोक के रखेंगे। धीरे धीरे वापस। एक बार और करेंगे इस आसन को। पाचन शक्ति को ये ठीक करता है, ये आसन आपके। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और इसके बाद उत्तान पादासन। उत्तान का मतलब उठा हुआ, पाद यानी पैर, दोनों पैर को उठाना है, इसलिए इसका नाम रखा गया उत्तान पादासन। नाभि केंद्र इस आसन को करने से आपके सेंटर में रहते हैं, पाचन क्रिया आपका ठीक रहता है और मोटापे के लिए ये बहुत ही उपयोगी आसन है। श्वास भर के दोनों पैरों को उठाएंगे 30 डिग्री तक और 15 से 20 गिनती तक आप इसको रोक के रखें। धीरे धीरे वापस। उत्तान पादासन और इसके बाद हलासन। अर्ध हलासन, इसमें आपको श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठा के ले जाने हैं। जिन लोगों को बदहजमी होती है उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन। बवासीर, डायबिटीज, मधुमेह के रोग के लिए बहुत ही उत्तम आसन है ये। जिनको गैस बनती है उनके लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जिनको पेट में जलन हो रही हो, पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो, उनको इस आसन को नहीं करना चाहिए। और इसके बाद पवन मुक्तासन। पवन मीन्स हवा, मुक्त यानी मुक्ति। तो पवन मुक्तासन के लिए पहले श्वास भरते हुए सीधे पैर को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ को इस तरह से आपस में फंसा लेंगे, दोनों उंगलियों को, और श्वास को बाहर निकालते हुए अपने नाक को घुटने से लगाएंगे और पेट को दबाएंगे। जिनको सर्वाइकल है, गर्दन में पेन है, तो गर्दन को नहीं उठाना है। इसके बाद बाएं पैर उठाएंगे, दोनों हाथों को आपस में मिला लेंगे उंगलियों को, और श्वास को बाहर निकालते हुए नाक को घुटने से लगाएं
सभी प्रकार के तनाव में और पेट में गैस बनती है उसके लिए बहुत ही उत्तम है। ये पाचन क्रिया को आपको ठीक करता है। पवन मुक्तासन कब्ज, वात संबंधित, वायु संबंधित जो विकार होते हैं वात संबंधित उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद दोनों आसन पैरों से एक साथ करेंगे। मोटापे के लिए भी ये आसन बहुत ही अच्छा है, बहुत उत्तम है। और इसके बाद आप शवासन में विश्राम करेंगे थोड़ी देर। दोनों हाथ हथेली आकाश की ओर, पंजे आपके खुले हुए। अपने श्वासों को देखना है। जब आप श्वास ले रहे हैं तो पेट फूल रहा है, श्वास को बाहर निकाल रहे हैं पेट नीचे जा रहा है। इसी अभ्यास को देखें और अपने श्वास को आप सामान्य कर लें। और इसके बाद आप धीरे से आप बैठ जाएंगे और अब श्वास की क्रिया, इसके लिए आप कोई भी सावधानीपूर्वक सुखपूर्वक आप या सिद्धासन बैठ सकते हैं, स्वस्तिक आसन में, पद्मासन में, जो भी आसन में आप सुविधापूर्वक बैठ सकते हैं आप बैठ जाएं। दोनों हाथ आपके घुटने के ऊपर होंगे ज्ञान मुद्रा में और चेहरे में बिल्कुल किसी तरह कोई खिंचाव नहीं। आपके कमर, आपके कंधे और आपके गर्दन बिल्कुल सीधी। लंबे श्वास लेंगे और छोड़ेंगे 5 बार। अपने आप को तैयार करें श्वास की क्रिया के लिए। कपालभाति, कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क, भाति का अर्थ होता है पेट। और इसे शुद्धि क्रिया कहा जाता है। शुद्धि क्रिया करने के लिए केवल अपने श्वासों को बाहर निकालना है। श्वास को बाहर निकालेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे। कपालभाति बहुत ही उत्तम अभ्यास है। इसको शुद्धि क्रिया के नाम से भी जाना जाता है और ये आपके शरीर की शुद्धि करता है, आपके विचारों को शुद्धि करता है, कफ के जो विकार हैं वो समाप्त करता है। जिनको जुखाम बार बार होते हैं और साइनोसाइटिस हो, अस्थमा जिनका बढ़ा हो, इन सब के लिए बहुत ही उपयोगी है ये प्राणायाम। आपके चेहरे में ये चमक लाता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है और मधुमेह, डायबिटीज के लिए बहुत ही उत्तम है ये प्राणायाम। ये बहुत ही उपयोगी है, रामबाण है शुगर वालों के लिए। इसे आप अभ्यास 1 सेकंड में 1 बार, इस तरह से आप इसको 3 से 5 मिनट रोज कर सकते हैं। कुछ सावधानी है, उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो गर्भावस्था में है, प्रेगनेंसी का अवस्था में नहीं करना है। मासिक धर्म चल रही हो उस समय नहीं करना है। जिनको हर्निया बढ़ा हो या पेट में कोई अल्सर हो, फोड़ा हो या आपके सर्जरी हुआ हो, उस अवस्था में कपालभाति प्राणायाम को नहीं करना है।
आप इसे 25-25 के राउंड में कर सकते हैं। जो नए अभ्यासी हैं 50 कर सकते हैं, और जिनका अभ्यास बहुत अच्छा है वो बहुत ही रिदम के साथ में वो करें 3 से 5 मिनट। और जिनको मधुमेह है, जिनको कब्ज रहता है, वो अधिक देर भी कर सकते हैं, समय को देखते हुए और आवश्यकता के अनुसार। आइए, प्रोटोकॉल में अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम, इसे हम कह सकते हैं। इसके लिए आपको प्राणायाम मुद्रा में जो पहली उंगली है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अंगूठे के नीचे रख लेंगे, और इस तरह से रिंग फिंगर और अंगूठे से अपने नाक को बंद कर लें। और अनुलोम विलोम करने के लिए पहले आप लेफ्ट से बाएं स्वर से श्वास को अंदर लेंगे और दाएं स्वर से अपने श्वास को बाहर निकाल दें। उसके बाद फिर आप दाएं स्वर से श्वास को लेंगे और फिर आप बाएं नाक से श्वास को बाहर निकाल दें। फिर आप लेफ्ट से श्वास को लेंगे और राइट से श्वास को बाहर निकाल देंगे। शरीर में ये ऊर्जा बढ़ाने का कार्य करता है ये प्राणायाम। मन को आपके शांत करता है ये प्राणायाम। आपके मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएंगे, कफ के विकार आपके समाप्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार के तनाव हो उसके लिए बहुत उपयोगी है। और इसको करते समय आप एक और भी ध्यान रख सकते हैं कि आप 5 काउंट करते हुए, 5 गिनते हुए श्वास को अंदर लेंगे और 10 गिनते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। फिर आप दाएं से लेंगे 5 गिनते हुए और बाएं से 10 गिनते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल दें। इस प्राणायाम को आप 5 मिनट रोज करें, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, पूरे देशवासियों का, अब हमें सीखना है और लोगों को सिखाना है और प्रत्येक घर में योग को पहुंचाना है और योग सभी लोग करें। और जब रोकेंगे इस प्राणायाम को अंतिम बार, तो आपको लेफ्ट से बाएं स्वर से श्वास को बाहर निकाल के और रोकना है। इसके बाद अगला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम, क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रखा गया है। इस समय मौसम में बहुत ही गर्मी उष्णता होती है, सबसे बड़ा दिन है
और ऐसे समय में यदि हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करने वाला प्राणायाम कर लिया जाए तो अत्यंत ही उपयोगी और बहुत ही लाभदायक है। तो शीतली प्राणायाम के लिए आप अपने जीभ को बाहर निकाल लें और दोनों साइड से आपको थोड़ा सा मोड़ लेना है, फोल्ड करना है और कौवे की चोंच की भांति बनाकर जीभ से श्वास को अंदर लेना है। जीभ के बीचों बीच श्वास को अंदर लेना है और फिर आपको जैसे पानी का घूंट लेते हो उस तरह से नीचे ले जाना है और फिर नाक से श्वास को बाहर निकालना है। आप इसे देखते रहें और करते जाएं साथ में। मुंह से श्वास लेना है और नाक से श्वास को बाहर निकाल देना है। शीतली प्राणायाम। और इसके बाद अगला प्राणायाम है भ्रामरी। शीतली प्राणायाम ये आपके रक्त को शुद्ध करता है। बीपी वालों के लिए बहुत ही अच्छा, जिनका बीपी बढ़ा हो उनको ये नियंत्रण करता है। भूख प्यास के ऊपर ये नियंत्रण करता है इस प्राणायाम को, और शरीर के अंदर शीतलता प्रदान करता है। सर्दी में इस प्राणायाम को नहीं करना है। जिनको कफ, जिसको गले में या जिनको बहुत ज़्यादा बीपी लो हो उस समय नहीं करना चाहिए इस प्राणायाम को। सर्दी के ऋतु में नहीं करना है, कोल्ड की अवस्था में नहीं करना है। आइए इसके बाद अगला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी, जिनको नाक और कान में इन्फेक्शन हो वो इस प्राणायाम को नहीं करें। इसके करने का तरीका है, आप अंगूठे से अपने कान को बंद करेंगे और इस प्रकार सन्मुखी मुद्रा, छोटी उंगली को मुख के नीचे और रिंग फिंगर को नाक से ऊपर, मिडिल फिंगर को आँखों के ऊपर और इंडेक्स फिंगर को आप फोरहेड पे रखेंगे। इसको सन्मुखी मुद्रा कहा जाता है। अपने जीभ को ऊपर तालू में लगाएंगे और लंबा श्वास भरेंगे और श्वास को बाहर निकालेंगे भौंरे की तरह आवाज़ करते हुए। 3 बार करें इस अभ्यास को। भ्रामरी प्राणायाम तनाव से आपको मुक्ति देता है। चिंता, क्रोध, इन सब के लिए बहुत ही लाभदायक है यह प्राणायाम, और आपके मन को एकाग्रता प्रदान करता है। और भ्रामरी के बाद 2 मिनट के लिए ध्यान। ध्यान में आप अपने श्वासों को देखें, अंतर्मुखी हो जाएं और आते जाते हुए श्वास को बहुत ही एकाग्रता के साथ देखना है। इसे अपने जीवन में, अपने अभ्यास में, अपने दिनचर्या में इसे सम्मिलित करना है ध्यान के अभ्यास को।
आइए इसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए। और राष्ट्र के शांति के लिए, पूरे विश्व के शांति के लिए, सभी के मंगल कामना के लिए सामूहिक प्रार्थना। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। दोनों हाथों को आप हल्का हल्का आपस में रगड़ेंगे, हाथों को उष्ण करेंगे, गर्म करेंगे और अपनी आँखों को ऊपर रखिए। अपने आँखों को टिमटिमाएं, खोलें या बंद करें। पूरे चेहरा और आप सभी को नमस्ते। ये योग